हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिमी के इस स्टडी सेशन में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th हिस्ट्री का पहला लेसन, जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फ्रेंड्स, यूरोप महादेश में सबसे पहले राष्ट्रवाद की झलक हमें फ्रांस की क्रांति से देखने को मिलती है, जो कि 1789 एडी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप में बourbon एम्पायर का शासन था। फ्रांस की क्रांति के बाद हम ये देखते हैं कि वह जो शासन था, निरंकुश राजा का जो शासन था, वह जनता के हाथों में चला गया। जो प्रभुसत्ता थी, जो पावर था, वह राजा के हाथों में न रह के वह आम नागरिकों के हाथों में चला गया। इस तरह हम ये देखते हैं कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। मतलब कि उनके अंदर जो अपने देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए थी, उसे जगा दिया। वे अपने आप को एक राष्ट्र मानने लगे। और इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे शुरू से ही जो फ्रेंच में रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, वह लोगों में जो है सामूहिक पहचान की जो भावना होती है, उसे जागृत करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। जिनमें से पहला था कि जैसे पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों पे बल दिया गया। पितृभूमि मतलब ला पैत्री, और नागरिक का मतलब यहाँ पे है ला सिटोयन। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया और स्टेट जनरल का चुनाव जो है वह सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा। और जो स्टेट जनरल का जो नाम था, उसे बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। इनमें दो बातों पर विशेष बल दिया गया। पहला कि संप्रभुता जो है वह राष्ट्र में ही निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। दूसरा कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उन्हें समान अधिकार देना, यह जो है वह राज्य का कर्तव्य है। उसके अलावा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जो है समान कानून बना गया। और आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। जो भी प्रोविंसों के बीच में आने जाने के लिए जो भी कर लगाए जाते थे, ड्यूटी लगाया जाता था, उन सभी को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। जो भी वेट और मेजर्स के जो नियम थे, जो प्रोविंस में सब फ्रांस में जो जितने भी प्रोविंस थे, उसमें अगर नियम जो लागू किए गए थे, उन सभी में एक व्यवस्था लागू की गई। और फ्रेंच को फ्रांस राष्ट्रभाषा बना दी गई। फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांस में हुए इन परिवर्तनों को देखकर जो है वह इतने संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि इस क्रांति का जो संदेशा है वह फ्रांस के अलावा पूरे यूरोप में फैले। इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि फ्रांस राज्य का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। और इसे हम देखते हैं कि कैसे फ्रांस की देखा देखी अन्य यूरोपीय राज्यों में भी जो छात्र थे, जो शिक्षित वर्ग थे, वह जो है अपने निरंकुश राजा, जो ऑटोक्रेटिक रूल उनके यहाँ था, उस चीज़ के खिलाफ जो है वह संगठित होने लगे। और वे अलग अलग क्लबों की स्थापना करने लगे। और हम देखते हैं कि जब फ्रांस की सेनाएं अलग अलग यूरोपीय राष्ट्रों में घुसी, जैसे कि बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, और जब उन्होंने इटली के बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमाया, तो वह अपने साथ इस रेवोल्यूशन के जो मैसेजेस थे, इन सभी को यूरोप के और भी देशों के लोगों तक ही इस चीज़ को पहुंचाया। और इसके कारण हम ये देखते हैं कि कैसे उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। इसके साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है यूरोप में पूरे राष्ट्रवाद को फैलाने में, लोगों तक राष्ट्रवाद की भावना ले जाने के लिए। क्योंकि जब नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना, उससे पहले ही उसने यूरोप में इटली और उसके कई भागों को लगभग जीत लिया था, अपने अधिकार में ले चुका था। फ्रांस में राजतंत्र को वापस लाकर नेपोलियन ने भले ही प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, पर उसने बहुत सारे प्रशासनिक जो सिद्धांत थे उसे भी लागू किया। जैसे उसने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू की, जिसे हम लोग नेपोलियन के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप पे अपना अधिकार कर लिया था और वह पूरे यूरोप में क्रांति का संदेश फैला रहा था। फ्रांस में जितने भी संस्थाएं स्थापित थी, उन सभी संस्थाओं को जो है वह फ्रांस के जो विजित राज्य थे, जिस राज्यों को नेपोलियन ने जीता था, उस पर उसने लागू कर दिया।
जैसे कि फ्रांसीसी शासन, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था और नेपोलियन की संहिता, जिसे हम लोग नेपोलियन संहिता कहते हैं, वो भी। इस संहिता के अनुसार जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून के समक्ष जो समानता का सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इसको लागू किया गया। जो सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडलिज्म, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। किसानों को भूदासत्व से मुक्ति मिल गई। जो किसान कुलीनों के यहाँ गुलामी किया करते थे, उनसे उनको मुक्ति मिल गई। जो फ्रांस में प्रशासनिक नियुक्ति हुआ करती थी, उस योग्यता को उसका आधार बना दिया गया। और समान शुल्क, समान मापतौल और एक मुद्रा के प्रचलन से व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास हुआ। मतलब कि जितने भी फ्रांस के जो विजित राष्ट्र थे, जो कि नेपोलियन ने जीते थे, उन सभी जगह पे एक तरह के मुद्रा का प्रचलन होने लगा। समान शुल्क की बात करें तो एक ही कस्टम ड्यूटी पूरे यूरोप और नेपोलियन द्वारा जीते गए जितने भी यूरोप के प्रदेश थे उनमें लगाई गई। अन्य प्रकार से भी हम देखते हैं कि कैसे नेपोलियन ने अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवाद का उदय किया। जैसे जैसे फ्रांसीसी सेनाएं जो हैं यूरोप के अलग अलग देशों में गईं, तो पहली बार तो उनका स्वागत किया गया, क्योंकि वह उनको जो है उनके निरंकुश राजा से मुक्ति दिलाने आई थी या फिर आज़ाद करने आई थी। तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने उसका फ्रांसीसी शासन को स्वीकार कर लिया, परंतु धीरे धीरे उनको लगने लगा कि यह जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन था फ्रांस का, जो कि उन पर लागू किया गया था, वह उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको वह छीन रहा था, उसको वह ख़त्म कर रहा था। क्योंकि उनके जो है कर भी बढ़ा दिए गए थे, उन पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, उनको जो है जबरन फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, जिससे हम लोग देखते हैं कि कैसे फ्रांसीसी सत्ता का विरोध किया गया दूसरे राष्ट्रों द्वारा और उनमें अपने देश के प्रति जो है राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे फ्रांस के द्वारा, फ्रेंच एवोल्यूशन के द्वारा जो यूरोप में है, वह जो है नेशनलिज्म का उदय हुआ। और हम देखते हैं कि कैसे लोगों में सामूहिक पहचान की जो भावना होती है, उनके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना जगाने की जो बात होती है वो की गई। और फिर कैसे फ्रेंच आर्मी जो है वह पूरे यूरोप में फैलकर अलग अलग जगहों पे जाके फ्रेंच एवोल्यूशंस के मैसेजेस थे उनको स्प्रेड किया। फिर नेपोलियन की जो संहिता थी उसके द्वारा किस तरह से जो है यूरोपियन जो जितने भी देश थे जिसे नेपोलियन ने जीता था, वहाँ पे वो नियम लागू किए गए और उन नियम के लागू होने के विरोध में भी बहुत सारे लोगों के बीच जो है राष्ट्रीयता की भावना जगी, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगी। ये जो पहला यूनिट है इसमें हम देखते हैं फिगर नंबर 2, जिसमें 2 इमेजेस दिए गए हैं। जिसमें पहला इमेज है, अभी आप अपने स्क्रीन पे 2 इमेजेस देख रहे हैं। यह एक जर्मन पंचांग जिसे कहते हैं, जर्मन एल्मेक, उसका जो है यह कवर पेज है। इसमें जो है इसे एक जर्मन जर्नलिस्ट ने, जिसका नाम एंड्रियास रेबमान था, उसने 1798 में डिज़ाइन किया था। जिसमें उसने जो है 2 किले दिखाए थे, जिसमें एक बैस्टिल का किला था, जिसमें बैस्टिल किले में जो है जो क्रांतिकारियों की जो भीड़ थी वह घुस गई थी, उसको दर्शाया जा रहा है। और दूसरा जो किला है वह जर्मन प्रोविंस में एक जगह है कैसल, उस जगह है, और इसे भी एक तरह से निरंकुश शासन के प्रतीक के रूप में ही दिखाया गया है। और इसके साथ एक नारा दिया गया जिसमें लिखा गया कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। तीसरे पिक्चर में हम यूरोप का ये मैप देख रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह नेपोलियन के वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद जो उससे प्रांत छीने गए और नए प्रांत बनाए गए, उसका यह चित्र दर्शाया गया है। ये तीसरा फिगर जो हम देख रहे हैं, यह जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है ज़्वेब्रिकेन। इस शहर में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से फ्रांसीसी सेना जो है कब्जा कर लेती हैं इस शहर का। उसके बाद कैसे यहाँ जो फ्रांसीसी सैनिक है इनको जो है दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक किसान की गाड़ी को कुछ युवा, कुछ सैनिक जो है वह छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं और बहुत सारे किसानों को घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे हैं। और इस पे वे लोग एक स्वतंत्रता का पेड़ लगा रहे हैं, एक ट्री लगा रहे हैं, जिस पे एक पट्टी लगी हुई है और लिखा है कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। एक तरह से देखा जाए तो यह एक सरकास्टिक व्यू के रूप में इस चीज़ को बनाया गया था, क्योंकि इसको इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि फ्रेंच जो
आर्मी थी वह जिस इलाके में जाती थी वह वहाँ की मुक्तिदाता बन जाते थे, लेकिन ये बात सच नहीं थी। वो वहाँ पे जाके लोगों का दमन करते थे, लेकिन जो वह अपने पट्टियों में लिख रहे थे यह इसके ठीक उलट था। और इसमें जो अगली पिक्चर हम देख रहे हैं वह नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि यह एक राइनलैंड का डाकिया लिप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। कहने का मतलब ये है कि नेपोलियन ने 1813 में 1813 में लिप्जिग का जो वॉर था वो हार गया था। इस फिगर में यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उसके झोले से जो भी चिट्ठियाँ गिर रही हैं उन पे हर एक प्रोविंस का नाम लिखा है जो कि वह खोता जा रहा है।